Hey folks, today let's study about electric current in conductors. So first of all, what is electric current? So here we can say that transfer of a charge from one side of an area to the other साइड। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, एक जगह से एक चार्ज उठेगा, ठीक है, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज हो, वो यहाँ चला गया, ठीक है, तो इसके शिफ्ट की वजह से एक करंट प्रोड्यूस हुआ। किस डायरेक्शन में होगा वो डिपेंड करेगा चार्ज के ऊपर। यहाँ पे क्या है, अपने पास पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से इस डायरेक्शन में एक पॉजिटिव करंट प्रोड्यूस हुआ। मान लेते हैं हमारे पास एक ये वायर है, ठीक है, ये वायर है, इस वायर में यहाँ पे कुछ एक चार्जेस थे, ठीक है, ये सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये उठ के और इधर चले गए, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में चले गए और यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है, तो क्या हुआ कि करंट भी जाएगा, ठीक है, सेम डायरेक्शन में, इस यहाँ से लेके और यहाँ तक करंट भी फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज ने फ्लो किया है, ठीक है। तो करंट कैसे प्रोड्यूस होता है? मूवमेंट ऑफ चार्ज की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन के अंदर जाता है उसी डायरेक्शन के अंदर करंट जाता है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो जिस डायरेक्शन में जाएगा उससे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर करंट जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन इधर होगी वायर के अंदर, अगर नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन इस वायर के अंदर इधर होगी, यानी कि एकदम अपोजिट होने वाली है, ठीक है। अब आगे अपन बात करते हैं। तो भाई करंट का फॉर्मूला क्या होगा कि हम सर कैसे निकालें एक एवरेज करंट की इस वायर के अंदर एवरेज करंट क्या होगा? दैट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विच आर फ्लोइंग। अब मैंने इलेक्ट्रॉन्स क्यों बोला, पहली बात तो ये है, तो इलेक्ट्रॉन्स हमने इसलिए बोला, कोई भी एक मेटल होता है तो उसके पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर, तभी वो मेटल है, ठीक है। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जब भी इनको कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स मिलता है ना, तो वो फ्लो करना शुरू कर देते हैं एक डायरेक्शन के अंदर, पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। जिस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इतनी बात आ गई सबको समझ में? ठीक है सर। तो फिर सर ये इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू हम करंट कैसे निकालें? तो वो ऐसे निकालेंगे कि मान लो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो उसके ऊपर कितना चार्ज होएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये उसके ऊपर चार्ज होता है, ठीक है। अब अपने पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो कितना चार्ज होएगा? तो चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? Ne, राइट। तो यहाँ से अपन फिर फॉर्मूला लिख सकते हैं कि करंट क्या होता है, जितना चार्ज एक कंडक्टर में से फ्लो किया एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे? एवरेज करंट, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? एवरेज करंट। एवरेज करंट को हम आई बार से डिनोट करते हैं क्योंकि ये एवरेज का साइन होता है ना, इसलिए, ठीक है। तो ये अपने पास पहला फॉर्मूला है एवरेज करंट का। अब हम मान लेते हैं कि ना आजकल हम इंटीग्रेशन की बड़ी बात करते हैं फिजिक्स के अंदर, तो इस वजह से एक अगला अपने पास फॉर्मूला बनता है कि करंट एट टाइम टी, एक टाइम टी के ऊपर करंट क्या होगा इसके अंदर, ठीक है। तो I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। ये कहाँ से आया भाई? डी क्यू क्या है? हम कहते हैं कि ये एक वायर है, इस वायर में, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम, क्या टाइम? डी टी टाइम हुआ था, उस समय ना इस जगह पे एक चार्ज था जिसकी वैल्यू थी डी क्यू, ठीक है। डी क्यू लगाया छोटा दिखाने के लिए, हमने डी लगा दिया, एक डी क्यू चार्ज था, वो इधर जा रहा था, ठीक है। तो करंट की वैल्यू क्या आएगी? यानी कि डी आई, छोटा सा करंट होगा, वो क्या होगा? चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि ना छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ों को जोड़ के एक बड़ा करंट निकालना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन क्या करेंगे हम? लिमिट डालेंगे, लिमिट डी क्यू बाई डी टी की लिमिट डालेंगे। कहाँ से? जब टाइम 0 था वहाँ से लेके टी तक, ठीक है। ये हमने लिमिट डाली, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, ठीक है। इतना सबको समझ में आया? अब आगे बात करते हैं सर, एसआई यूनिट क्या होती है एक चार्ज की? एसआई यूनिट क्या होती है? करंट की एम्पियर, ठीक है।
ये जो 7 बेसिक यूनिट्स होती है ना, यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ी थी, उनमें से एक है, ठीक है। तो ये लिख सकते हो 1 ऑफ द 7 बेस यूनिट्स एक्सेप्टेड इन एसआई सिस्टम, ठीक है। अब क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, ठीक है। एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, ठीक है जी। क्या करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं, करंट के पास डायरेक्शन तो है, ठीक है, बट करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि वो वेक्टर्स की तरह ऐड नहीं होता। क्या होता है, जैसे 5 एम्पियर इस वायर में से आया, 5 एम्पियर इस वायर में से आया, तो टोटल करंट यहाँ पे कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। जबकि वेक्टर्स अगर होता ही है तो क्या करते हैं हम, एंगल के ऊपर डिपेंड करता, मान लो ये 60 डिग्री है तो ये होता 5 cos 60 डिग्री, और इसका अगर हम निकालते वही सेम 60 डिग्री के लिए, तो इनटू में 2 हो जाता है ये, तो इसका आंसर ये होता, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, ये 10 ही आएगा यहाँ पे। आगे ये बात सबको समझ में, इस वजह से हम क्या कहते हैं कि करंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी ये क्या है, हम ये कह रहे हैं हर चीज़ की जैसे डेंसिटी होती है। मान लेते हैं अपन ने क्या पढ़ा था इनिशियली, डेंसिटी एटम्स के केस में पढ़ा था कि एटम्स बहुत ज़्यादा पास है ना, तो उस चीज़ की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। एटम्स बहुत दूर दूर हैं तो उसकी डेंसिटी कम है। ये सॉलिड के केसेस में हमने देखी थी, और ये गैस के केसेस में हमने देखी थी। तो सेम यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम करंट डेंसिटी बोलते हैं कि कितना करंट है थोड़ी सी जगह के अंदर, ठीक है, तो उसको हम करंट डेंसिटी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई, कि करंट कितना है, ठीक है, किस में, थोड़ी सी जगह में, वो जगह क्या है, डेल्टा एस बोल देते हैं। उस एरिया को हम क्या बोल देते हैं, डेल्टा एस से हम डिनोट कर देते हैं, ठीक है जी। अब ये क्या हो गया, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं हम, जे से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। सर ये डेल्टा एस डेल्टा ही नहीं समझ में आया क्या है, तो अभी मैं बताता हूँ। मान लो कि ये एक अपने पास सर्किट, ये अपने पास सर्किट है, ठीक है, इस पे पी पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। इसका जो एरिया है इस सरफेस का, ये है डेल्टा एस, ठीक है, और इस डायरेक्शन के अंदर कुछ फील्ड जा रही है, ठीक है। ये क्या है, फील्ड नहीं सॉरी, करंट जा रहा है, अभी हम करंट की बात कर रहे हैं। इस डायरेक्शन के अंदर करंट जाने लग रहा है, तो फिर अब हम क्या कैसे निकालेंगे, करंट डेंसिटी कैसे निकालेंगे, कि सर डेल्टा एस जो सरफेस है ना, इसके ऊपर से 4 करंट की लाइंस जा रही हैं, ठीक है, और एक सरफेस है अपने पास, इसमें से 5 करंट की लाइंस जा रही हैं, ठीक है। तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, इस वाले की ज़्यादा होगी, ठीक है, सेम सरफेस के ऊपर से। तो डेंसिटी का मतलब सबको समझ में आया। तो यहाँ पे क्या है, डेल्टा एस सरफेस है, और डेल्टा आई जो है वो है करंट जितना जा रहा है, ठीक है, और ये होगी अपने पास डेंसिटी। इफ़ इट इज़ स्लो प्लीज़ कमेंट डाउन, ताकि मैं अगले उसमें अपनी स्पीड बढ़ा सकूँ, और अगर आप लोगों को ये समझ में आ रहा है तो अच्छा है, ठीक है। तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी होती है वो सेम होती है जिस डायरेक्शन में करंट जाएगा। तो ये लिख सकते हो, डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज सेम एज दैट ऑफ करंट, ठीक है, ठीक है जी। अब सर मान लो, ये तो आपने दिखाया कि ना जो करंट था ना वो तो परपेंडिकुलर था, आपने जो केस दिखाया उसमें करंट क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर सर करंट परपेंडिकुलर ना हो तो क्या किया जाए, मान लेते हैं ये सारी पैरेलल लाइंस हैं, लेट्स अज्यूम, और ये एक सरफेस है, इसके ऊपर सरफेस जो हमने बनाया वो ऐसे बना दिया, ठीक है। तो अगर सेंटर के थ्रू हम इस सरफेस का ये वाला जो एंगल है ये देखें तो ये थीटा है, ठीक है। लेट मी ड्रॉ इट अगेन, अगर आपको समझ में ना आया हो तो। ये कुछ एक स्ट्रेट लाइंस हैं, ठीक है, और अपना जो सरफेस है वो एक एंगल पे है इस स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। तो ये मतलब अगर आगे भिड़ रही हैं, ये लाइन इस सरफेस से आगे बढ़ रही है, तो जो सरफेस के साथ ये जो एंगल बना रही है ना इस जगह पे,
इस जगह पे जो एंगल बना रही है ये सरफेस के साथ, तो वो एंगल क्या होगा, ठीक है। तो वो एंगल हम मान लेते हैं थीटा है। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब हम क्या करते हैं कि एक ऐसा सरफेस बनाते हैं जो इसके परपेंडिकुलर इन लाइंस के, ठीक है। तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि भाई ये कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना एंगल का है, ठीक है। तो अब हम थीटा को अगर यहाँ पे हम डिनोट करने की कोशिश करें कि हमारे पास थीटा क्या है, तो ये इसका सेंटर है, ठीक है। इस सेंटर से इसका एक परपेंडिकुलर वेक्टर खींच दो, ठीक है। सरफेस का परपेंडिकुलर वेक्टर खींच दो। अब ये परपेंडिकुलर वेक्टर जो करंट के साथ एंगल बना रहा है ना, ये परपेंडिकुलर वेक्टर जो करंट के साथ एंगल बना रहा है, इसको हम बोलेंगे हमारा थीटा, ठीक है। तो फिर सरफेस के साथ इस परपेंडिकुलर वेक्टर करंट के साथ इस परपेंडिकुलर वेक्टर ने थीटा एंगल बनाया। तो अब हम वेक्टर को जब तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ते हैं, इस वेक्टर को अगर हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, इस डायरेक्शन में आएगा n कोस थीटा और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा n साइन थीटा, ठीक है। ठीक है जी। अभी हमें कौन से वाला यूज़ करना है, n साइन थीटा यूज़ करना है या n कोस थीटा यूज़ करना है। तो हम n कोस थीटा को यूज़ करेंगे। क्यों करने वाले हैं हम n कोस थीटा को यूज़, क्योंकि जैसा कि हमने यहाँ पे पिछले केस के अंदर देखा था, अगर इसका हम परपेंडिकुलर वेक्टर बनाते हैं ना, तो वो देखो n सेम लाइन के अंदर ही जा रहा है, ठीक है। यानी कि 0 डिग्री बना रहा है या 180 डिग्री बनाए, ठीक है। तो हमें भी वही लेना है जो 0 डिग्री बना रहा हो। तो n कोस थीटा हमारे साथ यहाँ पे 0 डिग्री बना रहा है। तो अपने पास फॉर्मूला क्या बनेगा इसकी मदद से, j विल बी इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस कोस थीटा, ठीक है। ये जो n किसको डिनोट कर रहा है, सरफेस को डिनोट कर रहा है ना, डेल्टा एस को डिनोट कर रहा है। तो इस वजह से हमारे पास आ गया डेल्टा एस कोस थीटा, ठीक है। ठीक है जी। अब कोस थीटा अगर किसी जगह पे आ जाता है, अगर इसको हम जंबल करके वापस लिखते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू जे डेल्टा एस कोस थीटा। अब मैंने गैप क्यों छोड़ा है इसके अंदर, आपको ये दिखाने के लिए कि अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो कोस थीटा को हटा के हम डॉट प्रोडक्ट लगा सकते हैं। तो दैट मीन्स डेल्टा आई विल बी इक्वल टू जे डॉट डेल्टा एस, ठीक है। वेक्टर का साइन ऊपर लगा देते हैं हम दोनों के ऊपर, यानी कि ये एक डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। करंट डेंसिटी और सरफेस का डॉट प्रोडक्ट इज करंट, हमने ये निकाल लिया। आई नो इट्स लिटिल बोरिंग बट इट्स ओके। अगली बार मैं स्लाइड्स बना के ट्राई करूँगा ताकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सके, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक करंट हैज़ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड बट इट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब इसके बाद अपन एक देख लेते हैं कि भाई करंट कैसे कैसे मिल सकता है, ठीक है। तो मान लो अपन ना एक मेटल है अपने पास, ठीक है, मेटल, इसको हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, इसका हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं। तो उससे क्या होगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो एमिट होने लगेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर भागने लगेंगे, जिसकी वजह से क्या होएगा कि करंट प्रोड्यूस होगा। क्यों, इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं, चार्ज भाग रहे हैं। या फिर क्या है, एक सॉल्यूशन है अपने पास, ठीक है, उसमें अपन ने कुछ NaCl डाल दिया, मान लो पानी था, पानी के अंदर अपन ने Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये NaCl डाल दिया, ये टूट गया, ठीक है। तो ये भी इधर उधर जाएंगे, तो इसकी वजह से भी करंट प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दूँ तो क्या होगा, ये सारे चार्जेस इधर से उधर मूव करने लग जाएंगे। दैट मीन्स करंट विल बी प्रोड्यूस्ड। एक बैटरी है अपने पास, ठीक है, एक बैटरी है, इस बैटरी को मैं सर्किट से जोड़ दूँ तो भी करंट प्रोड्यूस होने लग जाता है, क्योंकि इस बैटरी के पास वोल्टेज है, वो सर्किट मिल गया। अगर सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो ये बैटरी करंट प्रोड्यूस करने लग जाएगी, क्योंकि चार्ज की मूवमेंट होने लग जाएगी, चार्ज विल हैव देयर वे, ठीक है। तो इस तरीके से करंट हमारे पास आता है। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आता है ड्रिफ्ट स्पीड। अब क्या होता है, किसी भी, मान लो कोई भी एक मेटल है, ठीक है, तो उसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं और कुछ पार्टिकल्स, मान लेते हैं ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ये कहीं नहीं जा रही है, पॉजिटिव चार्ज है, ये एटम्स हैं, ठीक है, ये अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है। और कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्री पड़े होते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री पड़े हैं और जैसे
ही इनको या एनर्जी मिलती है, ये वैसे भी कुछ एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं, तो ये इधर उधर भागते रहते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये इधर उधर भागते रहते हैं, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन में भागते हैं। ठीक है, बात इतनी सी है, जब तक ये कहीं और कोलाइड नहीं कर जाते तब तक। ठीक है, तो ये भाग रहे हैं, अब बहुत सारे रैंडमली भाग रहे हैं, इस वजह से कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, क्योंकि सबकी डायरेक्शन कैंसिल आउट कर देती है एक दूसरे को। बट अब मैं क्या करता हूँ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देता हूँ इनके ऊपर इस तरफ। ठीक है, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स जनरेट करती है, जो हमने पढ़ा था F इज इक्वल्स टू, है ना, इसके ऊपर एक चार्ज के ऊपर क्या फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये फोर्स लगेगा। फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेट हो रहा है, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेट कर रहा है और इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कब तक बढ़ेगी स्पीड, जब तक ये जाके किसी चीज़ से कोलाइड नहीं कर जाता। अब किसी भी चीज़ से अगर ये जाके कोलाइड कर जाएगा तो वहाँ पे इसकी दोबारा से रीसेट हो जाएगी वैल्यू, और वापस स्पीड क्या हो जाएगी, 0, और वो दोबारा से स्टार्ट करेगा अपना। ठीक है ना, टाइम। तो एक कोलिजन से मान लेते हैं यहाँ पे इसने अभी अभी कोलाइड किया था, उसके बाद ये चलना शुरू किया इधर से, और यहाँ पे जाके फिर से कोलाइड कर जाता है। तो इस टाइम के लिए हम, ये बहुत छोटा टाइम होता है डेल्टा टी। ठीक है, ये टाइम क्या होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, और ये डिस्टेंस जो इसने कवर किया वो L मान लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्पीड कैसे निकालेंगे इसकी, इस जगह पे VD क्या होगी, L/T, राइट, VD L/T हुई। तो ये किस केस में है, जब तक एक्सेलरेशन नहीं आ रहा। अब एक्सेलरेशन आ गया तो हम सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, तो S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT²। S ये है, U 0 थी क्योंकि जस्ट अभी कोलाइड किया तो मैंने बोला 0 से स्टार्ट करेगा, हाफ इनटू में एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, फोर्स अपॉन मास। फोर्स क्या है, E, तो E/m, स्मॉल e कैपिटल E अपॉन m, हाफ AT²। टी क्या है, ये जो डेल्टा टी है इसकी वैल्यू हम बोलते हैं टो। ठीक है, टो, तो टो का स्क्वायर ये अपने पास आ गया। तो यहाँ से हमारे पास लेंथ था, लेंथ यानी डिस्टेंस आ गया। अब VD क्या होती है, अगर हम VD निकालें तो L/टो। ठीक है, तो L/टो की मदद से हमारे पास क्या आएगा, VD की वैल्यू हाफ E/m इंटू टो। अगर हम उसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो हम ये लिख सकते हैं, तो हमारे पास VD की वैल्यू ये आ गई। इज दैट क्लियर? अब क्या है, आगे अपन बात करते हैं करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड के अंदर हम रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड के अंदर रिलेशन कैसे मानेंगे, हम पहले तो वहाँ पे निकालते हैं कि चार्ज कितना होगा। चार्ज की वैल्यू होती है NAVD डेल्टा TE। ठीक है जी, अब सर ये कहाँ से आया, तो चार्ज का फॉर्मूला होता है N/E, है ना, ये हमारे पास चार्ज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो N इज़ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, अब वहाँ पे जो चार्ज है उसको कैसे लेके आए, तो मान लेते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसका A एरिया है। ठीक है, अपने पास। ठीक है, और इसकी जो लेंथ होगी, इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, मान लो ये वायर है अपने पास। ठीक है, इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, इसकी लेंथ निकाल सकते हैं कि भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन भागा था यहाँ तक, तो उसकी स्पीड थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी VD, और उसने टाइम लिया था डेल्टा T। ठीक है, तो ये इसकी लेंथ हो गई, स्पीड इंटू टाइम इज लेंथ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, इतना समझ में आ गया सर। अब वॉल्यूम कैसे निकालें सर, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, VD डेल्टा T। ठीक है, लेंथ, अब इसको हम एरिया से अगर मल्टीप्लाई कर दें, एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगी, अपने पास वॉल्यूम आ जाएगी। ठीक है जी, और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने मूव कर रहे हैं, n नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करने लग रहे हैं अपने पास। ठीक है, तो ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो नंबर हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए इस पोर्शन के अंदर हम अगर निकालना चाहें। ठीक है, तो n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमने देखे पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस पूरी वॉल्यूम के अंदर कितने होंगे, n इंटू में वॉल्यूम। ठीक है, तो वो क्या होगा, NVD डेल्टा T। इतना चार्ज पूरी वॉल्यूम के अंदर हो गया। अब इस चार्ज को अगर मैं E से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, इस E से मल्टीप्लाई कर दूं,
तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आ गया, एन वी डी डेल्टा टी इंटू ई। ठीक है, ये क्या हो गया, अब मेरे पास चार्ज आ गया। ठीक है जी, चार्ज आ गया। अब क्या करें, चार्ज आ गया तो चार्ज आ गया अपने पास, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एन ए वी डी डेल्टा टी ई। ठीक है, तो करंट क्या आएगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो एन ए वी डी क्यों लिख रहा हूँ, ताकि मैं दिखा सकूँ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इंटू ई। ई क्या है, चार्ज है, ए एरिया है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, तो फिर चार्ज डेंसिटी क्या होएगी, आई अपॉन ए इज इक्वल्स टू एन ई वी डी। ठीक है, ये फॉर्मूला सारे अच्छे से याद कर लो। अब इसके अंदर आगे क्या हो सकता है, हमारे पास वी डी की वैल्यू कुछ थी, तो वो हम लिख सकते हैं, जो अभी अभी हमने निकाली थी। वी डी को क्या लिख सकते हैं, एन ई टो, वी डी की वैल्यू लिखते हैं ई टो अपॉन 2m इंटू ई। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू थी, तो अपने पास फाइनल फॉर्मूला आएगा एन ई स्क्वायर टो ई अपॉन 2m। ठीक है, ये अपने पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला।